आर यू जस्ट स्टार्टिंग योर सीएफए जर्नी और समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप्स होंगे क्या? एज अ बिगिनर यू आर लॉस्ट। ये नहीं समझ आ रहा है कि पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ें, रिवीजन कैसे प्लान करें, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर सीएफए लेवल 1 जर्नी एज अ बिगिनर, दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। कितना समय लगेगा नहीं बता सकता हूं, पर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करूं। आपको इस एक वीडियो को देखने के बाद और कुछ नहीं देखना पड़ेगा, दैट इज माई प्रॉमिस। मैं अपना पूरा का पूरा डिस्कशन 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट करने वाला हूं। पार्ट नंबर 1, व्हाट टू डू। पार्ट नंबर 2, हाउ टू डू इट। पार्ट नंबर 3, इंप्रूवमेंट कैसे आएगा इस कोर्स में। ये 3 पार्ट्स में आपको A to Z टोटल नॉलेज देके जाऊंगा। मैं पूरी की पूरी CFA का रोड मैप दे दूंगा लेवल 1 का। लेट अस स्टार्ट। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए ऐसा है, CFA लेवल 1 में ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। लेवल 2 लेवल 3 में भी अमूमन सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं, पर अभी के लिए सिर्फ लेवल 1 के डिस्कशन कर रहा हूं, इसी पर ही स्टिक करते हैं। आइए देखते हैं। दीज आर द 10 सब्जेक्ट्स फॉर CFA लेवल 1। एग्जाम फॉर्मेट बहुत सिंपल है, MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। एक सिंगल दिन में एग्जाम हो जाएगा, 4.5 घंटे का एग्जाम होता है और इस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट मिलेगा। लेट मी रिपीट दिस, MCQ बेस्ड एग्जाम, 10 सब्जेक्ट्स, all tested in a single day, 1.5 minutes per questions. Sir, what is the total number of questions? 180. तो 90 क्वेश्चंस फर्स्ट हाफ में पूछे जाएंगे, 90 क्वेश्चन सेकंड हाफ में पूछे जाएंगे। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर था एग्जाम का। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं इनकी वेटेज इक्वल नहीं है, इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब इनकी डिफिकल्टी लेवल भी इक्वल नहीं है। इन सब की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, इनकी वेटेज अलग अलग है। जिस सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है जरूरी नहीं है कि वो बहुत डिफिकल्ट है, और जिस सब्जेक्ट की वेटेज कम है जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट बहुत इजी होगा। हम टाइम एलोकेशन जो करेंगे वो डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग करेंगे, वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। पर फिर भी मैं एक बात का ध्यान दूंगा एग्जाम देने से पहले, मतलब आखिरी के 2 मंथ्स ऑफ रिवीजन में, कि जो हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं अगर हो सके तो मैं उनके नंबर ऑफ रिविजन्स थोड़े से ज्यादा बढ़ा दूं, सो दैट एग्जाम स्टैंड पॉइंट से आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, रिविजन पर आते हैं थोड़ी देर में। एक बार प्रिपरेशन की डिस्कशन करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिस्कशन से, हाउ टू प्रिपेयर। लेट अस बिगिन। ऐसा है, ये 10 सब्जेक्ट्स हैं आपको जिनकी तैयारी करनी होगी और जिनका एग्जाम होगा, ठीक। ये 10 सब्जेक्ट्स की वेटेज रेंज दी हुई है मैंने जो भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है उन्हें येलो हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, ठीक। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेता, बिकॉज ये बाद में बहुत काम आने वाला है। दैट्स माय सजेशन टू यू। ये 10 सब्जेक्ट्स का वेटेज मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। मुझसे कैंडिडेट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमें ऑर्डर ऑफ स्टडी बताइए, कि हमें किस ऑर्डर में स्टडीज करनी है, क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली आपके लिए ये ऑर्डर ऑफ स्टडी बना दिया है। आपको ये 10 सब्जेक्ट्स इसी ऑर्डर में पढ़ने चाहिए, ठीक। मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सबसे पहला सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स 11th 12th या अंडर ग्रेजुएशन में अकाउंट्स नाम से जाना करते थे, वो आपका मेरे हिसाब से पहला सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 रीजंस हैं इसके। पहला, FSA के सब्जेक्ट पर दूसरे 2-3 सब्जेक्ट्स डिपेंडेंट है, निर्भर हैं। अगर FSA अच्छे से आता होगा तो वहां के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉर्पोरेट इशूअर्स में भी काम आएंगे, वो इक्विटी में भी काम आएंगे, ठीक। इस वजह से FSA सबसे पहला सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा एक और रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि FSA सब्जेक्ट वेटेज वाइज बहुत बड़ा है लेकिन कॉग्निटिवली उतना चैलेंजिंग नहीं है। मतलब जनरली स्टूडेंट्स धीरे धीरे अगर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और FSA को एज अ पहला सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं तो उनसे ये सब्जेक्ट आसानी से बन जाता है। मेहनत करनी पड़ती है लेकिन आसानी से बन जाता है, ठीक। इस वजह से मुझे लगता है सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ो FSA, ठीक। दूसरा सब्जेक्ट क्या करना होगा आपको वो देखिएगा। दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस या QM या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, QA और QM वॉट एवर यू कॉल इट। इसके शुरू के 5 टॉपिक्स आपकी CFA या CFA के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को जनरली कॉन्ट्स बुलाया करते हैं, तो कॉन्ट्स शुड बी योर सब्जेक्ट नंबर 2। लेकिन कॉन्ट्स पूरा का पूरा मत पढ़िए। कॉन्ट्स में सिर्फ और सिर्फ शुरू के 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। सर पूरा सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ना है कॉन्ट्स? कॉन्ट्स इज अ वेरी डिफिकल्ट पीस। अगर आप पूरा कॉन्ट्स पढ़ने के लिए जाएंगे तो यू विल फील लॉस्ट।
what you should do is just study first 5 topics of quants. Sir, what about the balance ones? We'll cover it at a later stage. मैंने अभी तक क्या बोला? सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ना है आपको FSA, और उसके बाद दूसरा नंबर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट. आर वी गुड? यहां पर एक छोटी सी चीज नोटिस करिएगा, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट के शुरू के सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बाकी के नहीं पढ़ने हैं अभी. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट इशूअर्स, इक्विटी. ये पूरा का पूरा एक तरीके से आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का बैच खत्म हो गया. FSA, कॉन्ट्स के शुरू के 5 चैप्टर, इक्विटी एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स, ये 4 सब्जेक्ट्स फॉर्म बैच 1. इतना पोर्शन आपको कंप्लीट करना है शुरू के 2 महीने में, जिसमें पहले महीने में आप सिर्फ और सिर्फ FSA कंप्लीट करके रख दें, और साथ साथ में आप व्हाट डू यू कॉल कॉन्ट्स के 5 चैप्टर कर लें, दीज 2 इन मंथ 1 एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स एंड इक्विटी इन मंथ 2. मैंने आपके लिए बहुत इजी सेग्रीगेशन कर रखा है. मैंने यहां पर आपके लिए सब्जेक्ट का नाम, उसका वेटेज, ऑर्डर ऑफ स्टडी, मतलब आपको किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए सीक्वेंशियली, वो कौन से मंथ में क्या पढ़ाई होगी, और टोटल कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं, और साथ साथ में नंबर ऑफ आवर्स. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप दिन में 4 घंटे की कम से कम पढ़ाई करेंगे. इस हिसाब से मैंने पूरी कैलकुलेशन की है. इसीलिए 20 दिन में आप FSA करेंगे, और इसके टोटल नंबर ऑफ आवर्स 80 हैं. QM के लिए, QM should be your second subjects, you will allocate it 10 days and 40 hours and so on and so forth, right? Now, your first 4 subjects are over. How to go about the next piece? So this was about the plan for first 2 months. अब move करते हैं month 3 पर. month 3 में क्या करना होगा? Portfolio management and fixed income. Fixed income is probably the most difficult topic of CFA level 1. बहुत ज्यादा cautious होके पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है. ठीक, ये आपके सब्जेक्ट ऑर्डर में 5 और 6 नंबर पे आएंगे और मंथ 3 में कवर होंगे. ठीक है, मैंने इन्हें टोटल 30 डेज की एलोकेशन दे रखी है. सर, मंथ 3 के बाद क्या करने वाले हैं? सुनना, मंथ 4 और मंथ 5 का प्लान डिस्कस कर रहा हूं. 4th मंथ में आपको डेरिवेटिव और ऑल्टरनेटिव कंप्लीट करना होगा. दोनों को इक्वल टाइम दें, इवन दो उनकी वेटेज अलग अलग है, लेकिन इक्वल टाइम दें आप. बोथ ऑफ देम विल बी कवर्ड इन मंथ नंबर 4, 15 डेज ईच, 60 आवर्स ईच. ठीक सर, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पीस? अब आ रहे हैं मंथ 5 में. मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन यहां आके पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए पहली बार. क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हम 4 महीने लगा चुके हैं. हमारा बचा क्या है सिलेबस? हमारा सिलेबस बचा है इकोनॉमिक्स एंड QM2, इकोनॉमिक्स एंड कॉन्ट्स का पार्ट 2. ठीक, इसमें आप इकोनॉमिक्स को 10 दिन देंगे, QM के पार्ट 2 को 20 दिन देंगे. सर, आपने QM पार्ट 2 को सबसे एंड में क्यों पढ़ाया, या आप क्यों बोल रहे हैं कि QM पार्ट 2 को सबसे एंड में करो? अगेन, फिक्स्ड इनकम डिफिकल्ट है लेवल 1 में. दूसरा, कॉन्ट्स 2 बहुत मुश्किल है. कॉन्ट्स 2 में जो चीजें आती हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन जैसी चीजें, उसमें जनरली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. अगर आप उसको बहुत जल्दी अर्ली डेज में अडॉप्ट कर लें या अर्ली डेज में उसे पढ़ लें, तो देयर इज अ रिस्क. द रिस्क इज दैट यू माइट फील ओवरवेल्म्ड. आपको ये लग सकता है CFA बहुत मुश्किल है, होगी नहीं. एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, इट सेज नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस इन योर लाइफ. मतलब जनरली आप देखेंगे कि अगर कोई बैट्समैन का अच्छा टाइम चल रहा है तो फिर मिस हिट पे भी छक्का लग जाता है, और अगर किसी बैट्समैन का बुरा टाइम चल रहा है तो वो अगर बेस्ट एफर्ट्स भी मार रहा होगा तो भी वो आउट होकर चला जाता है. अगर टाइम अच्छा चल रहा होता है तो आप जनरली चीजें बेटर करने लग जाते हैं. अब अगर आप CFA के स्टूडेंट हैं, हाउ डू यू यूज दिस? यू यूज दिस बाय सिंपल कॉन्सेप्ट. यू से दैट 10 सब्जेक्ट्स हैं, जो सबसे मुश्किल है उसको छोड़ देता हूं, बाकी के 9 को निपटा लेता हूं. कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा. आपको ये पता होगा कि साला जब सब कुछ हो गया तो ये क्यों नहीं होगा. और कॉन्ट्स 2, ये तो पूरा सब्जेक्ट भी नहीं है. कॉन्ट्स के तो 2 पार्ट थे ना. कॉन्ट्स का पार्ट 1 तो हम एज अ सेकेंड सब्जेक्ट करके ही आए हुए हैं ऑलरेडी, राइट. कॉन्ट्स का पार्ट 1 तो हम सेकंड सब्जेक्ट करके आए हुए हैं. तो कॉन्ट्स का एक लास्ट पार्ट, आधा ही तो सब्जेक्ट बाकी है, कर ही लेंगे. बैक ऑफ द माइंड आपको ये भी रह सकता है कि यार अगर थोड़ा बहुत कम भी बना तो क्या ही हो जाएगा. कॉन्ट्स की वेटेज कितनी है? कॉन्ट्स की वेटेज है 6 से 9% की, राइट. कॉन्ट्स है 6 to 9% वेटेज. अगर कॉन्ट्स के मुश्किल वाले पार्ट कॉन्ट्स 2 में से आ भी गया 5% का पेपर, और हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जितना हम चाहते हैं, तो भी क्या फर्क पड़ता है? बाकी 95% पेपर तो बहुत अच्छे से कर चुके हैं. सर, फिर क्या छोड़ के चले जाएंगे? नालायक, ये नहीं बोला है मैंने. हम सब कुछ करके जाएंगे. इस एग्जाम में
हमें एग्जाम क्लियर करने की अप्रोच रखनी ही नहीं है. आवर अप्रोच हैज टू बी वेरी सिंपल. आवर अप्रोच हैज टू मास्टर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स. दैट्स इट. हमें बेस्ट वर्जन बनना है. वी वॉन्ट टू रीच द कॉर्नर ऑफिस. वी वॉन्ट टू बिकम द पार्टनर मटेरियल. वी वॉन्ट टू बिकम द ओनर मटेरियल. सीईओ सीएक्सओ लेवल पर जाना है. ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, करने से नहीं होगा. तगड़ा बनने से होगा. पढ़ना सब कुछ है, बट स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा. स्ट्रैटेजिकली क्या सजेशन दे रहा हूं? QM2 को सबसे एंड में करो, जब सब कुछ कंप्लीट हो गया हो तब. सर एक बात बताओ, आपने सब कुछ कवर कर लिया लेकिन एक सब्जेक्ट बच गया. कौन सा? एथिक्स. हाँ सर, एथिक्स का सब्जेक्ट बच गया. क्या मैं भूल गया हूं एथिक्स का डिस्कशन करना? नहीं, गलत. इफ यू नो मी तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं एथिक्स पढ़ने के लिए सिर्फ एक सजेशन देता हूं. क्या? एथिक्स के लिए अलग से डेज एलोकेट मत करिएगा. इट इज क्रिमिनल टू डू दैट. अगर आप ये सोच रहे हैं कि एथिक्स के 7 स्टैंडर्ड्स आप 10 दिन का समय निकाल लें या 5 दिन का समय निकाल लें और डेली थोड़े थोड़े पढ़ते रहें, या डेली 6-6 8-8 घंटा लगा के आप पूरे दिन एथिक्स पढ़ते रहें, तो आप बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं. क्या करना चाहिए? आपकी जो टोटल प्रिपरेशन है वो मैंने 5 महीने में बांटी हुई है. ठीक, 150 दिन की मोटा मोटा प्रिपरेशन है. 150 odd days is what your prep time is. I will suggest do not touch ethics for the first 50 days. From your 51st day, start studying ethics for like 30 to 40 minutes a day. That's it. आधा घंटा 1 घंटा स्टॉप्स, इससे ज्यादा ना पढ़े. That is it. और कुछ नहीं करना होगा. If you just follow what I'm telling you to do, आप बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे एथिक्स के कोर्स में. You will be moving at snail pace, but trust me, snail pace is what will win you this war. आराम से धीरे धीरे, खरगोश के जैसे नहीं जाना है. आराम से धीरे धीरे कछुए के जैसे जाना है. Are we good? Yes, no. This was the overall plan for course completion. ठीक, आखिरी के 2 महीने में रिविजन्स करें, मॉक्स अपीयर करें, and you are good to go. Total prep time 7 months. Total efforts, ये शुरू के जो 5 महीने के थे 150 days के अराउंड 750 hours प्लस ऑलमोस्ट 150 घंटे. मेरे हिसाब से टोटल 900 घंटे का प्रेप टाइम in 6 to 7 months is what you need to crack this exam wide open, get 90 percentile, get massive scores, be on top, move to level 2. This is it. ये मैंने डिस्कशन किया पार्ट 1 का, मीनिंग व्हाट टू प्रिपेयर. अब इसे करना कैसे है उसकी बात करता हूं अगले सेगमेंट में. पार्ट 2 में चल रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर पर. लेट्स स्टार्ट. अभी तक मैंने ये डिस्कस किया था कि क्या पढ़ना है. अब ये बता रहा हूं कैसे पढ़ना है. हर सब्जेक्ट को इसी प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. देखिएगा, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्लास की वीडियोस देखिए. अगर आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो साथ साथ में उसके नोट्स वगैरह बना लीजिए. अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में तो बहुत अच्छा, नहीं तो नोट्स बना लीजिए. तीसरी चीज, जैसे ही ये क्लास के वीडियोस प्लस नोट्स आपके खत्म हुए, उसी समय आपको जाके पूरा का पूरा श्वेजर का एक अच्छे से रीड दे देना चाहिए. सर श्वेजर की रीडिंग क्यों जरूरी है? जस्ट टू मेक श्योर कि कंप्लीशन चेक हो जाए. ऐसा कुछ तो नहीं है जो बहुत इजी था लेकिन आपसे मिस हो गया, या क्लासेस में आपके टीचर ने आपको बताया था लेकिन आपने मिस कर दिया. सर इसके बाद क्या करना होगा? आप श्वेजर को सारा का सारा A to Z कंप्लीट करें. रीडिंग भी करनी है नोट्स की और साथ साथ में उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए. ठीक, नेक्स्ट आपको CFA इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है, या फिर अगर आपने CFA इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो CFA इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने चाहिए. ठीक है, ये कंपलसरी है. मेरे लिए जो कंपलसरी स्टेप्स हैं मैं एक बार उन्हें ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए. क्लास वीडियोस, क्लास नोट्स, दिस इज कंपलसरी. श्वेजर बहुत से स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं, मैं एडवाइजेबल बोलता हूं, लेकिन ठीक है चल जाएगा, नहीं भी किया तो भी. लेकिन सी बुक के CFA इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस करना है सुपर कंपलसरी. एग्जाम क्वेश्चंस का लेवल CFA की बुक के जैसा होता है, श्वेजर की बुक के जैसा नहीं होता है. ठीक, नेक्स्ट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे श्वेजर के चाहे CFA इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें, या वो क्वेश्चन जो आपने गलत सॉल्व किए थे उनकी लिस्ट बना लें. इसे मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लॉग या एरर लॉग के नाम से बुलाता हूं. इस एरर लॉग को कंप्लीटली अपडेटेड रखें अपने पास पूरे के पूरे समय. नेक्स्ट स्टेप, मैंने अभी आपको 4 चीजें बता दी है. क्लास वीडियोस, उसके नोट्स, तीसरी चीज श्वेजर, और चौथी चीज
सीएफए इंस्टीट्यूट की बुक के सिर्फ क्वेश्चंस। सर पूरी सीएफए बुक पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी। सीएफए इंस्टीट्यूट की बुक के सिर्फ क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? एंड ऑफ करिकुलम, जो एंड में होते हैं, यही वाले क्वेश्चंस पोर्टल पर भी होते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। फिफ्थ, अगर आपके पास समय है, आप बहुत डिलिजेंट स्टूडेंट है और अच्छे से कर रहे हैं तैयारी, तो आप पांचवी चीज कर सकते हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट के सॉल्व्ड क्वेश्चंस। मतलब सीएफए इंस्टीट्यूट की जो बुक होगी, अगर आप बुक के चैप्टर को रीड करोगे तो उसमें रनिंग एग्जाम्पल्स होते हैं, उन रनिंग एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लें। आपकी परिपक्वता, योर अंडरस्टैंडिंग, योर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज विल बी सेकेंड टू नन इन दिस बिजनेस। ये स्टेप एडवाइजेबल है। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट एक स्टेप बता रहा हूं, श्वेजर की एक बुक आती है, क्वेश्चन बैंक आती है, जिसमें अराउंड 2600 क्वेश्चंस हैं, 2650 क्वेश्चंस नाम से बुक मिल जाती है जनरली। अगर आप इस बुक को देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत ज्यादा इजी हैं, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करता हूं लोगों को कि ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। उसका रीजन ये है कि इस बुक में कवरेज ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छी है, हर टॉपिक पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, भले इजी हैं। तो ये बुक आपके कंप्लीटनेस चेक में बहुत अच्छा हेल्प कर देती है। अगेन मेरे हिसाब से ये एडवाइजेबल है पढ़ना। जो कंपलसरी है वो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन मार्क्ड है, दैट इज क्लास वीडियोस, क्लास नोट्स एंड योर सीएफए इंस्टीट्यूट बुक के एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस। ये पूरी पढ़ाई करने के बाद एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। हर चैप्टर में यही ड्रिल करनी है। सर ये तो बहुत भारी हो गया, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे? कम पढ़ाई करना चाहते हो तो बीकॉम करो। क्या बीकॉम करने से करियर बनेगा? नहीं। बीबीए करने से करियर बनेगा? सैडली नो। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे, अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे। सीएफए इंस्टीट्यूट का सीएफए लेवल 1 का कोर्स अच्छा है, पर क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा? यस। बीकॉम से कंपेयर करोगे तो श्योरली उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, पर क्या डिफिकल्ट चीजें कर लेनी चाहिए? यस। डिफिकल्ट चीजें करके लाइफ इजी हो जाती है। अगर ये नहीं करना चाहते तो इजी कोर्स करिए, लाइफ डिफिकल्ट रहेगी। बीकॉम बीबीए के बाद लोगों की लाइफ डिफिकल्टी रहती है क्योंकि करियर बन नहीं पाते हैं। जो बता रहा हूं उसे प्रोफेशनली कर लीजिए, अदरवाइज यूट्यूब पर, ब्लॉग्स पर, ऑनलाइन मीडिया पर बथेरे क्रिएटर्स हैं जो 300 घंटे के प्रेप प्लान दे चुके हैं। ऑल ऑफ दैट इज जस्ट ज्ञान, not executable. That plan won't work for everyone. This goddamn plan will work for every single one of you. भरोसा करिए मेरी बात पर, आपके लिए इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। I'm a core well-wisher. Let's go back. ध्यान दीजिएगा, ये आपने पहली बार चैप्टर कंप्लीट किया, राइट? उसके बाद इसी तरीके से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, इसी तरीके से आप पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट पैक करेंगे। जब सब्जेक्ट्स पैक हो जाएंगे उसके बाद रिवीजन पे आएंगे। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करते समय क्लास वीडियोस नहीं देखनी, सीधा नोट्स पढ़ने हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का लॉग बनाया था वो देखना है, सीएफए इंस्टीट्यूट की बुक के सॉल्व्ड क्वेश्चंस करने हैं और एरर लॉग देखना है। और लास्ट में श्वेजर की जो 2650 वाली जो बुक थी उसके भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस या एरर लॉग देखना है। दिस इज इट फॉर रिवीजन। आपका रिवीजन भी पैक हो गया। दिस वाज माय पार्ट 2 ऑफ द डिस्कशन। अब चलते हैं पार्ट 3 पर। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट पर जाने वाले हैं, जहां से आपका स्कोर 60-65 से सीधा 80 हो जाएगा। सर ये पार्ट दोबारा बोलना, क्या बोलना चाह रहे हो? सुनना, अगर आपने स्टेप 1 पूरा फॉलो कर लिया, स्टेप 2 पूरा फॉलो कर लिया और जाके एग्जाम में बैठे तो 60-65-70% से ऊपर नहीं आएगा, 65-70% ही आएंगे। लेकिन आपको क्या मार्क्स एम करने चाहिए? 85-90। अब वो 70 to 90, 60 to 90 की जर्नी, उस वो वाला गेम बता रहा हूं। सुनना, लास्ट के 2 महीने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या करना है। जब पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट पैक हो जाए, मान लो मेरा पूरा का पूरा एफएसए कंप्लीट हो गया, तो सीएफए इंस्टीट्यूट की एक बुक आती है जिसका नाम है सीएफए इंस्टीट्यूट प्रीमियम पैक। वो सीएफए इंस्टीट्यूट का प्रीमियम पैक सॉल्व करो। इसमें क्वेश्चंस जंबल्ड फॉर्म में है, चैप्टर वाइज फॉर्म में नहीं है, जंबल्ड फॉर्म में मिक्स किए हुए हैं। जब पूरा सब्जेक्ट क्लोज हो जाए तभी इसे ट्राई करिएगा। अगर आपने इसे ट्राई करते हुए 75 से 90% का स्कोर ला लिया, आई थिंक यू आर सॉर्टेड। ठीक, ये कब करना है? जब एक सब्जेक्ट पैक हो जाए, जब सारे सब्जेक्ट्स पैक हो जाए, तब क्या करना है? तब मॉक्स देने हैं। सीएफए इंस्टीट्यूट के 7 मॉक्स अवेलेबल है। 2 मॉक्स आपको रजिस्ट्रेशन के साथ मिलते हैं, 5 प्रीमियम मॉक्स है, वो एडिशनल फीस पे करके मिलते हैं। मार्केट में भी एज सच वाले मॉक्स अवेलेबल है। ये 7 मॉक्स के 2 पार्ट्स होंगे, एएम हाफ एंड पीएम हाफ। तो 14 टेस्ट पेपर्स हो गए। आपको ये 14 टेस्ट पेपर्स लास्ट के 1-1.5 महीने में करने चाहिए, 2 महीने में करने चाहिए। अगेन जब आप ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद इन मॉक्स को देना चालू करें। इसमें अगर आपका स्कोर कंसिस्टेंटली
80 के अराउंड आ रहा है, I think you are sorted. No one in this world can stop you from clearing this exam. This is it, nothing more to add. मैंने अपने 3 पार्ट के पूरे डिस्कशन में आपको CFA की कंप्लीट होलिस्टिक आइडिया दिया है. अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा. बताइएगा किन टॉपिक्स पर आप मुझसे डिस्कशन चाहते हैं. एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड. थैंक्स अ लॉट. प्लीज टेक केयर. बाय बाय.